Hello friends, welcome to my YouTube channel that is Target RBI, and you all know that now I am with iExamB. So I am uploading videos on both the channels और आपका आज इस वीडियो में स्वागत है जिसमें हम कुछ डाउट्स देखेंगे। एक्चुअली मैंने ये डाउट पहले ही क्लियर कर दिए है, लेकिन मुझे काफ़ी क्वेरीज आ रही है इससे रिलेटेड, तो इसलिए मैंने ये फ्रेश वीडियो बनाया है। तो अभी हम इस वीडियो में ना ये सारी जो क्वेरीज है आपकी एलिजिबिलिटी रिलेटेड, उसके बाद पैटर्न है, सिलेबस है, उसके बाद सीजीपीए का कन्वर्जन है, इग्नू की डिग्री के बारे में एंड टू एप्लीकेशन हम कर सकते हैं कि ये सारी क्वेरीज हम इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में मैं कमेंट बॉक्स ओपन रखूँगा, तो वहाँ पर भी आप इससे अलावा कुछ अगर क्वेरीज है तो वो क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो देखिए नाबार्ड का नोटिफिकेशन जो है ग्रेड ए का, उसके बाद ग्रेड बी का, ठीक है, ये बहुत नोटिफिकेशन आ चुके हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ ग्रेड ए के नोटिफिकेशन में के बारे में देखने वाले। ग्रेड बी के बारे में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपको इस डेट पे चाहिए, ठीक है, यानी कि इस डेट तक आपका रिजल्ट रेडी होना चाहिए इस डेट के लिए। तो लोग पूछते हैं कि सर मैं फाइनल ईयर में हूँ तो अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते हैं। ये डेट पे आपका जो कुछ भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका रेडी रहना चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने क्लियर लिखा है, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट मैनेजर अंडर ओनली वन ऑप्शन, ठीक है, ओनली वन ऑप्शन फ्रॉम द टेबल वन। जो टेबल वन मैं आपको दिखाऊंगा, और इसमें ये भी दिखाया है कि इट इज़ क्लैरिफाइड दैट कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट मैनेजर जनरल कैन नॉट अप्लाई फॉर अदर डिसिप्लिन एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो और सिमिलरली कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा कैन नॉट अप्लाई फॉर दी जनरल पोस्ट एंड एनी अदर पोस्ट। अभी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोगों को बात समझ में नहीं आता है बहुत बार। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन अक्रॉस और विद इन डिसिप्लिन ऑफ ग्रेड ए, ओनली द लास्ट एप्लीकेशन सबमिटेड विल बी कंसिडर्ड। तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन दो दो कर लेते हैं, उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है और जो दूसरा एप्लीकेशन है वो कंसिडर किया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और ये टेबल कौन सा है मैं इसके बारे में आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा। देखिए ये टेबल है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये सारे में से आप किसी एक पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या ये भी पकड़ लीजिए, ठीक है। यानी कि ये जो पूरा टेबल दिया गया है इसी में से आप किसी भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लोग कभी कभी क्या करेंगे, इसके लिए अप्लाई करेंगे एंड बाद में सपोज किसी ने एमबीए फाइनेंस किया तो वो इसको अप्लाई करेगा, तो उसको लगे कि चलो यार दो दो कर लेंगे, लेकिन उसका ये एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा एंड ओनली ये जो फाइनेंस वाला ये कंसिडर होगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो लास्ट एप्लीकेशन होगा सेकंड वाला या थर्ड वाला जो लास्ट अप्लाई करेंगे वो कंसिडर किया जाएगा, फर्स्ट वाला रिजेक्ट किया जाएगा। और राजभाषा वाला भी एक ही उसके पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी कि ये टेबल में जितने पोस्ट है इसमें से आप किसी भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप ग्रेड ए एंड ग्रेड बी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इफ़ यू आर सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन, एक्सपीरियंस, सब कुछ, तो आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये क्वेरीज है, देखो जो मैंने इग्नू वाला बताया ना कि यहाँ पे क्या है, फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अगर आप देखेंगे इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है एंड यहाँ से अगर आपने पीजी किया है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं परसेंटेज वाला, तो आप डेफिनेटली फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्या दिया है, बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट 60% चाहिए एग्रीगेट। अगर आपको सिर्फ बी फाइनल ईयर में या बीए फाइनल ईयर में 60% है या 70 है, लेकिन एग्रीगेट यानी तीनों साल का मिला के अगर नहीं है, देन यू आर नॉट एलिजिबल। और मतलब यानी कि मान लो किसी ने बीकॉम किया है, बीकॉम में 50% है एंड एमकॉम में उसको 56% है, तो वो एलिजिबल है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट लिखा है, बीए में हो या बीएससी में हो, किसी भी में हो, एमबीए किया हुआ है। एंड यहाँ पे ये भी क्वेरी आती है पीजीडीएम, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल का पीजीडीबीएम होना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं 1 साल वाला कोर्स नहीं चलेगा, अगर आपको डाउट है तो आप उनको पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जनरली जो पीजी होता है वो 2 साल का होता है। तो ये पीजीडीबीएम है या पीजीडीबीएफ है, काफ़ी सारे इस नाम के डिप्लोमा टाइप के कोर्सेस है।
अगर वो 2 साल का होता है तो ही एलिजिबल आप होंगे। या फिर कोई CA CS ICW है, यहाँ पर परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है, या फिर PhD होंगे तो भी चलेगा। तो ये अभी बहुत क्लियर है, यहाँ पर किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। इग्नू हो या जैसे महाराष्ट्र में YCMOU है, यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ कहते हैं उसको, ओपन यूनिवर्सिटी, या कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी हो जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, वहाँ की भी डिग्री, वहाँ के भी परसेंटेज चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अभी ये भी बहुत लोगों को डाउट होता है। अभी देखिए, सम यूनिवर्सिटीज डू नॉट अवॉर्ड क्लास और परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड एलोकेट एग्रीगेट पॉइंट्स, CGPA कहते हैं, आप इसको CPI कहिए। इन केस यूनिवर्सिटीज डिफाइंस क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जन दैट विल बी एक्सेप्टेड। तो यूनिवर्सिटी का फॉर्मूला कुछ भी हो जाने तो वो एक्सेप्ट करेंगे। ये टेबल सिर्फ ऐसे लोगों के लिए है, ऐसे कॉलेजेस के लिए है, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के लिए है कि जो कन्वर्जन का फॉर्मूला नहीं देते हैं। तो लोगों को क्या लग रहा है, जैसे मान लो एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि मेरे यूनिवर्सिटी मुझे 6.05 देता है एंड कहता है कि मल्टीप्लाई बाय 10 करो, तो उसके परसेंटेज आ रहा है 60.5, तो ही इज़ एलिजिबल। लेकिन वो फिर इसको देख रहा है, उसको लग रहा है यार फिर मैं एलिजिबल नहीं हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टेबल सिर्फ और सिर्फ ऐसे कॉलेज के लिए कि जिनका कन्वर्जन फार्मूला नहीं है। जिनका नहीं है वो कॉलेज को जाके मंगवाए उनसे, अगर नहीं देते हैं वो, तो आपको ये फार्मूला एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये भी यहाँ पे दिया हुआ है कि वेयर द एग्रीगेट पॉइंट्स इज अवॉर्डेड आउट ऑफ नंबर अदर देन 10 इट विल नॉर्मलाइज टू 6। जैसे मेरे कॉलेज में मुझे पता है कि हमारा था 6 में से 4.05 या समथिंग कुछ था, तो आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पता है 6 को 10 करेंगे तो 4.05 को कितना, इस एंगल से कन्वर्ट करके फिर ये फॉर्मूला लगाना है। अगर कन्वर्जन फार्मूला है परसेंटेज का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो ये टेबल यूज़ करना है। तो अभी यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर और भी प्रॉब्लम है अभी भी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अभी देखिए, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि यहाँ पे दिया होता है ना उसका एज क्या होना चाहिए, 30 ईयर्स। तो लोग मुझे पूछते सर मेरा 30.5 ईयर्स है तो मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। बिल्कुल यहाँ पे टेंशन नहीं है, ये डेट देखने का है। आपका डेट ऑफ बर्थ इसके पहले नहीं होना चाहिए, इसके बाद नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल है। लोग बोलते हैं कि 30 ईयर्स है तो मेरा एज 30 ईयर्स 6 मंथ्स है, तो ऐसा नहीं है। 30 ईयर्स मतलब आपका एज 30 ईयर्स नहीं, उसके नीचे होना चाहिए। 29 ईयर्स 11 मंथ्स 30 डेज 29 डेज, ऐसा। मतलब अगर आप 30 साल के तो आप एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे लिखा है 30 साल का मतलब है मैक्सिमम, यानी कि आपका भी 30 नहीं हुआ है, उसके पहले वाला। इतनी सारी क्वेरी जाती है, अच्छे अच्छे लोग पूछते हैं कि सर मैं एलिजिबल हूँ क्या। देखो, जनरली हर नोटिफिकेशन में डेट दिया जाता है, इसके पहले नहीं होना चाहिए, इसके बाद नहीं होना चाहिए, बस ये है। एंड बाकी जो एज रिलैक्सेशन होता है, जैसे OBC को 3 साल है, SC ST को 5 साल है, बाकी फिजिकल हैंडीकैप को कितना, ये सारा नोटिफिकेशन में दिया होता है। तो वो बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस है। ये भी देखिए, जैसे मान लो जो फिजिकल हैंडीकैप है तो उनमें थोड़ा सा अलग होता है। जैसे फिजिकल हैंडीकैप नॉर्मल है तो 10 साल है, अगर OBC में आता है तो उनको 13 है, SC ST में आता है तो उनको 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये इंस्ट्रक्शन भी नोटिफिकेशन में क्लियरली दिया हुआ है। अभी ये बहुत ईजी है समझने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस यहाँ पे क्वालिफाइंग सेक्शन एंड मेरिट सेक्शन, कुछ लोगों को ये बात और भी समझ में नहीं आती है, तो आप पकड़ लीजिए। बस ये जो सेक्शन है 6, 7, 8, इसी के मार्क्स पकड़े जाएंगे मेरिट बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि आपका कट ऑफ रहेगा आउट ऑफ 100। एंड ये जो सब्जेक्ट्स है इसमें आपको जो मिनिमम कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ होगा, उतने मार्क्स लाने हैं। तो ये एक बात अच्छी भी है। कुछ लोगों का इंग्लिश मतलब अच्छा नहीं होता है, कुछ लोगों का क्वांट नहीं होता है, कुछ लोगों का रीजनिंग नहीं है, लेकिन अभी आपका पूरा सिलेक्शन इसी 3 सेक्शन पे होने वाला है। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर मेंस एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर इन दी मेरिट सेक्शन ओनली, यानी कि ये 3 सेक्शन, यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि दिस इज़ अ कंपोजिट टाइम, ये कंपोजिट टाइम है, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, एंड पेपर हिंदी में इंग्लिश में दोनों लैंग्वेज में होगा, ये भी एक अच्छी बात है। अभी मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आया है, इन्होंने लिखा है कि फेज़ 2 मेन एग्ज़ाम के लिए ये नीचे दिया गया सिलेबस एप्लीकेबल है।
पेपर 1 इंग्लिश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर 2 जो है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि आप इसको कहेंगे ESI प्लस ARD, ठीक है, ये है। और मुझे ये लगता है कि ये नाबार्ड का पेपर है। नाबार्ड यानी कि आपको पता है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट उसका बेस है, लेकिन इनके तरफ से ये प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन मैं भूल गया यहाँ पे। तो टेबल जो दिया है उन्होंने फेज़ 2 का, उन्होंने वहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज लिखा है, ठीक है, वो टेबल में उन्होंने ARD नहीं लिखा है। लेकिन मुझे लगता है, अभी मैं नाबार्ड को ईमेल करने वाला हूँ, वो क्लेरिफाई करेंगे, लेकिन 99% यही होगा कि ESI प्लस ARD दोनों होगा मेंस के लिए, क्योंकि ये नाबार्ड का एग्ज़ाम है और एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए आप 99.9% ऐसा समझ लीजिए, 2 दिन में ये क्लेरिफाई हो जाएगा कि मेंस के लिए भी ARD सेक्शन है। हुआ है कि उन्होंने टेबल, यहाँ पे अभी मैंने टेबल दिया, ठीक है। तो बस बाकी ये सारा सिलेबस आपको दिया हुआ है, सोच समझ के अप्लाई कीजिए, क्योंकि जो लोगों का फाइनेंस में कुछ हुआ है वहाँ पे भी अच्छी पोस्ट है, वैकेंसी कंपटीशन कम हो सकता है। जिनका एग्रीकल्चर हुआ है वहाँ पे भी अच्छी खासी पोस्ट है 13, एंड ये जनरल में 74 पोस्ट है। तो आप देखिए आपके हिसाब से, आपको अगर एक्सपर्टीज़ है ये सेक्शन में या ये सेक्शन में, आप वहाँ पे भर सकते हैं। लेकिन याद रखिए आपको बस एक ही फॉर्म भरना है, डबल भरेंगे तो पहला कैंसिल हो जाएगा। तो वो जो दिया था, मैक्सिमम जितनी सारी क्वेरीज है मैंने यहाँ पर कवर कर ली है। अगर आपको कुछ और भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। एंड कुछ अपडेट आता है तो मेरा जो फेसबुक पेज है एंड टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड स्टडीज़।